सिधा यहाँको ध्यान हामी लुम्बिनीतर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ, जहाँ यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। केही समयपछि उहाँले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सिधा शेरबहादुर देउवाको भनाइतर्फ। विश्वभर थप परिचय तुल्याउन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस पूर्व उहाँबाट भएका जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ लगायतका नेपाल ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाणको त्रिसंयोग रहेको आजको यस पवित्र दिनले सम्पूर्ण मानव जगतलाई शान्ति, सद्भाव, दया, क्षमा र करुणा मुदित ज्ञान प्राप्तिका मार्गमा अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु। भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीको यस भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचय तुल्याउन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस पूर्व उहाँबाट भएका जनकपुर, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ लगायतका नेपाल ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाणको त्रिसंयोग रहेको आजको यस पवित्र दिनले सम्पूर्ण मानव जगतलाई शान्ति, सद्भाव, दया, क्षमा र करुणा मुदित ज्ञान प्राप्तिका मार्गमा अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छु। भारतका प्रधानमन्त्री श्री मोदीजीको यस भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचय तुल्याउन योगदान पुर्याउने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस पूर्व उहाँबाट भएका जनकपुर, दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ भनेदेखि त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधन चलिरहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यति बेला लुम्बिनीमा हुनुहुन्छ बुद्ध जयन्तीको पावन अवसरमा। उहाँबाट पनि सम्बोधन हुनेछ। यद्यपि हामी केही क्षणपछि पुनः लुम्बिनीतर्फ यहाँको ध्यान आकृष्ट गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने विविध ठाउँहरूमा, विविध पालिकाहरूमा जसले मेयर, प्रमुख उपमेयरले जित्नु भएको अवस्था रहेको छ, उहाँहरूको विवरण हामी प्रसारण गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। कृपया यहाँको ध्यान हामी स्क्रिनतर्फ गर्दैछौँ। यो नरसिंह चैसिर हुनुहुन्छ, प्रमुखमा विजयी हुनुभएको एमालेको तर्फबाट। महाकाली नगरपालिका दार्चुलाबाट उहाँले मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 5003 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नरसिंह चैसिर हुनुहुन्छ महाकाली नगरपालिका दार्चुलाबाट। त्यस्तै गरेर ढकारी गाउँपालिका अछामबाट प्रकाश बहादुर साउद हुनुहुन्छ, ढकारी गाउँपालिका जुन अछाममा रहेको छ। उहाँ पनि प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रमुखमा जित्नु भएको छ। उहाँले मत प्राप्त गर्नुभएको छ 3181 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो प्रकाश बहादुर साउद हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर दुधपोखरी गाउँपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकामा पनि प्रमुखमा विजयी नेपाली कङ्ग्रेसकै रहनु भएको छ। उहाँ धनप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको कुल मत भनेदेखि 3065 रहेको छ। दर्शकवृन्द, यो दुधपोखरी गाउँपालिका लमजुङको हो। र यो त्यस्तै गरेर दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा एमाले विजयी सुरुवात, अझ भन्नुपर्दाखेरि विजयी हुनुभएको छ। र उहाँको नाम रहेको छ हिरासिंह धामी। हिरासिंह धामीले कुल मत भने 4034 प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेबाट विजयी हुनुहुन्थ्यो। मालिकार्जुन गाउँपालिकाबाट, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाबाट एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विजयी हासिल गर्नुभएको छ। अर्कोमा पनि प्युठानको सोरुमा रानी गाउँपालिकामा पनि एमालेकै तर्फबाट विजयी हुनुभएको छ। जगबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ र उहाँको मत रहेको छ 4288 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो फोटो सहितको हामीले विवरण पेश गरिरहेका छौँ, यहाँहरूमाझ प्रसारण गरिरहेका छौँ। कृष्ण रेग्मी हुनुहुन्छ सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पूर्वबाट। उहाँले मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विजयी हुनुहुन्छ, माओवादीको तर्फबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि 3700
79 रहेको छ। त्यस्तै गरेर ताजाकोट गाउँपालिका हुम्लामा पनि माओवादीको तर्फबाट लालकेश जैसी हुनुहुन्छ, प्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मत रहेको छ 1810 मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले। र यो ताजाकोट गाउँपालिका हुम्लाको हो। र छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीको कुरा गर्ने हो भने पनि एमाले विजयी भएको छ, सूर्य चिन्ह सहितको एमाले विजयी भएको छ। रामप्रसाद पाण्डेले कुल मत भनेदेखि 6586 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। रामप्रसाद पाण्डे छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिनु भएको थियो। एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। रामप्रसाद पाण्डे प्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँको मत रहेको छ 6586। यसरी हामीले निर्वाचनको यो ताजा मत परिणामहरू यहाँहरूमा आज प्रसारण गरिरहेका छौँ दर्शकहरू। त्यस्तै गरेर फेरि पनि एमालेबाट नै जित्नु भएका, प्रमुखमा विजयी हुनुभएका तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा प्रमुखको रूपमा विजयी हुनुभएका श्री प्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएको छ। श्री प्रसाद श्रेष्ठको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कुल मत भनेदेखि उहाँको 4950 रहेको छ। 4950 मतको साथमा उहाँ विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै गरेर अर्घखाँचीतर्फ जाने हो भने पाणिनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रमुखमा टेकराज न्यौपाने हुनुहुन्छ एमालेको तर्फबाट। उहाँले कुल मत प्राप्त गर्नुभएको छ 7749 मत प्राप्त गर्नुभएको छ टेकराज न्यौपानेले। यो अर्घखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका रहेको छ भनेदेखि एमालेको तर्फबाट उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। र त्यस्तै गरेर पुनः एकपटक एमाले तेह्रथुम भेन्च्यायमे गाउँपालिका, तेह्रथुम भेन्च्यायम गाउँपालिकाको प्रमुखमा यादव बहादुर खापुङ विजयी हुनुभएको छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको मतको सङ्ख्या रहेको छ 2055 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 2055 मतसहित उहाँ विजयी हुनुभएको छ यादव बहादुर खापुङ, जो तेह्रथुमबाट हुनुहुन्थ्यो नगरपालिका। त्यस्तै गरेर अछामतर्फ यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहँदाखेरि अछाममा कमल बजार नगरपालिकाको प्रमुखमा यज्ञ प्रसाद ढकाल विजयी हुनुभएको छ। उहाँले भनेदेखि रुख चिन्ह अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसबाट उहाँले आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको मत प्राप्त गर्नुभएको छ 4288। यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधन गर्नुभएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइ जस्ताको तस्तै रूपमा सीधा लुम्बिनीबाट। नेपाल के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री शेर बहादुर देउबा जी, आदरणीय श्रीमती आरजू देउबा जी, सभा में उपस्थित नेपाल सरकार के मंत्रीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध धर्मावलंबी, विभिन्न देशों से पधारे गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, बुद्ध जयंती को पावन अवसर में यह सभा में उपस्थित यहाँ सबैलाई संपूर्ण नेपालवासीहरूलाई र विश्वका सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह
जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी, वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो, या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश। नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग औटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे, और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है।
बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्म शोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्ष भिक्षवो, ग्राह्यम मद बचो न तू गौरवाद। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए है। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर,
वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथियों, भारत और नेपाल के अनेक तीर्थों ने सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की विशाल परंपरा को गति दी है। आज भी इन तीर्थों में पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हमें भविष्य में अपने इन प्रयासों को और गति देनी होगी। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये इस पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी,
और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेशवाहक बनेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्पबुद्धम प्रभज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाच रत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीच को मित्रता ले यस मानवीय संकल्प लाई पूरा गर्न यसै गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास है। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु महामहिम श्री नरेन्द्र मोदी ज्यूमा। उहाँको यो ऐतिहासिक र गरिमामय उपस्थिति अनि उहाँका अमूल्य र सद्भावपूर्ण भावहरूको लागि। आदरणीय महानुभावहरू, बदलिँदो विश्वको यो वर्तमान वस्तुस्थितिमा बुद्ध भूमि लुम्बिनीबाट नेपाल भारतको यो मित्रता, एकबद्धता, विश्व शान्तिको सन्देश, बुद्ध सोच, बुद्ध आचरणको उद्घोषले मानव कल्याणका सन्देश, विश्व शान्तिको सन्देश प्रभावकारी रूपमा फैलाउने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यस भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री ज्यूमा कृतज्ञता स्वरूप लुम्बिनीको स्मृति चिनो प्रस्तुत गर्दै हुनेछ। Ladies and gentlemen, the Right Honorable Prime Minister, Mr. Sher Bahadur Deuba, will be making a presentation, a gesture of gratitude and appreciation to the distinguished dignitary, His Excellency the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The presentation is a replica of Siddhartha with Yasodhara just before renunciation during the 4th to 6th century AD. It's an image which was excavated from the Maya Devi temple of Lumbini. बुद्धले दिएका आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र पञ्चशीलको उपदेशका तत्त्व ग्रहण गरी हामी आत्मसात गर्दै उनका पञ्चशीलको उपदेशका तत्त्वहरूलाई ग्रहण गरी आत्मसात गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्दै मानव कल्याणको पथ प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने यस भावको संयुक्त रूपमा उद्घोष गर्ने सुअवसर 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामीलाई मिलेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ।
र यससँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको यो गरिमामय उपस्थितिले लुम्बिनीलाई मात्र होइन समस्त भारत नेपालका सम्पूर्ण देशवासीहरूको लागि र विश्वभरि शान्ति सन्देश र बुद्धत्वको यो सन्देश उद्घोष भएको छ लुम्बिनी बुद्ध भूमिबाट। र यसै कृतज्ञता ज्ञापन गरिदिनु हुनुको लागि र यस 2566औं बुद्ध जयन्तीको यस मूल समारोहको औपचारिक विसर्जन गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस सभाका सभाध्यक्ष माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री प्रेम बहादुर आलेज्यूलाई। धन्यवाद। राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल Mr. Sherbahadur Deuba, Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi ji, respected First Lady Dr. Arju Rana Deuba, Ministers, Chief Minister, Members of Parliament, Chief Minister of Lumbini Province, Venerable Chief Abbots, Monks and Nuns, His Excellency Mr. Ajit Doval, Chief Security Advisor Government of India, His Excellency Mr. Binay Mohan Quatra, the Foreign Secretary of India, Excellencies and high-level delegates, government officials, business organizations, esteemed Buddhist scholars, media person, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome all distinguished guests to celebrate the 2566 Buddha anniversary and Baisakh Day 2079. Sakya Muni Buddha was born on Baisakh Shukla Purnima of 623 BC in Lumbini. The Buddha got enlightenment in Buddha Gaya and passed away in Kushinagar, respectively, on the same day of Baisakh Shukla Purnima. Baisakh Day, therefore, is the auspicious day of Tri-Sun Yoga, the threefold blessed day. The government of Nepal and Nepali people are highly honored to have the opportunity of welcoming Right Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji in Nepal, to have the opportunity to celebrate 2566 Buddha Jayanti in Lumbini with His Excellency Modi ji is one of the rarest chances in the history of Lumbini Development Trust, for which the trust and people of Lumbini are indebted forever. Multicultural Nepal is the holy birthplace of Sakya Muni Buddha and the land of great Himalayas, including Mount Everest, the highest peak in the world. Lumbini embraces a huge potential of spiritual faith and peace value as the नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। विश्वमा शान्ति फैलिरहोस् यही नै छ कामना। अप्प दीपो भव। तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्धले जस्तो किसिमको भाव समस्त जगमा समस्त चराचर सृष्टिमा समस्त व्यक्तिहरूमा आफै दीपक हो भन्ने किसिमको भाव जुन दिनुभएको थियो, जुन शिक्षा दिनुभएको थियो, यो समस्त विश्वमा फैलिरहोस् यही नै छ कामना बुद्ध पूर्णिमाको यो अवसरमा। र हामीले यहाँहरूलाई यो दृश्यहरू पनि प्रसारण गर्यो। भर्खरै मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको सम्बोधन पनि यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निमन्त्रणामा यति बेला उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालको लुम्बिनीमा हुनुहुन्छ। लुम्बिनी आफैमा पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थल एउटा पवित्र स्थल रहेको छ भनेदेखि उहाँले दिनुभएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन हिसाबले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, अझ त्यसमध्ये पनि उहाँले विगतमा काशी र पशुपतिनाथको जुन सम्बन्ध जोड्ने
नै जुन सम्बन्ध जोड्ने एउटा पुल बन्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि आज जुन हिसाबले कुशीनगर र त्यस्तै गरेर लुम्बिनीको एउटा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध आजको मात्रै नभएर सगरमाथा जत्तिकै अटुट छ, अटल छ, सगरमाथा जत्तिकै पुरानो छ लगायतका भाव उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। हुन पनि हो, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भनेदेखि हुन त हाम्रो लागि हामीले हेर्दाखेरि नेपाल र भारत त्यस्तै गरेर नेपाल र चीन हाम्रो लागि उत्तिकै बराबर माया सद्भावले भरिपूर्ण राष्ट्रहरू रहेको छ। यद्यपि भारतसँगको सम्बन्धलाई केलाउने हो भनेदेखि सांस्कृतिक रूपमा त्यस्तै गरेर गौतम बुद्धको रूपमा अथवा चाहिँ काशी र त्यस्तै गरेर पशुपतिनाथको रूपमा, मुक्तिनाथ र त्यस्तै गरेर तिरुपति बालाजीको रूपमा यो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई त्यतिले मात्रै जोख्न त्योदेखि बाहेक आएर हेर्ने हो भनेदेखि रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर भनिएको छ। यद्यपि बीचमा केही समस्याहरू निम्तिए होलान्, एकले अर्काका समस्याहरू खड्किए पनि होलान्, यद्यपि यो विषयबाट अब हामी माथि उठ्नु जरुरी छ र नेपालको लागि भारतसँग र त्यस्तै गरेर चाइनासँगको, चीनसँगको सम्बन्ध उत्तिकै बराबर छ। हाम्रो लागि दुईटै राष्ट्रहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने बेला भइसकेको अवस्था रहेको छ र हामीले यहाँहरूलाई यो भर्खरै मात्र नरेन्द्र मोदीले राख्नु भएको आफ्ना अभिव्यक्तिहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौँ लुम्बिनीबाट सिधा प्रसारणको माध्यमबाट भनेदेखि हामी पुनः एकपटक अब मिसन 753 अन्तर्गत रहिरहेका छौँ, किनभने हामी यति बेला चुनावको माहौलमा रङ्गिरहेका छौँ। मतपरिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, कतै कसको जित भएको छ, विजय उत्सव भइरहेको छ। यसै विषयमा हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई पल पलको अपडेटहरू पनि दिने प्रयास गरि नै रहेका छौँ।